तो देखिए रिलेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। जैसे कोई सेट है ए 1, 2, 3 उसके एलिमेंट्स, एक दूसरा सेट है बी उसके एलिमेंट्स है 4, 5। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं एंड दैट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो हम कोऑर्डिनेट्स को जिसे लिखते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स है वो फर्स्ट सेट से आता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आता है। तो इससे अगर हम x को 1 लेते हैं तो y के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। तो 1 के साथ 4 आ सकता है या 1 के साथ 5 आ सकता है। उसी तरह से 2 के साथ 4 आ सकता है या 2 के साथ 5 आ सकता है। फिर x को अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के साथ 4 आ सकता है या 3 के साथ 5 आ सकता है। ठीक है, तो ये a क्रॉस b हो गया। अब इसमें रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो ये इसका सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी कि कुछ एलिमेंट रिलेशन में आएंगे एफ्लिक्टेड टू अ कंडीशन। तो कौन से एलिमेंट आएंगे, उनके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई होती है। उस कंडीशन को जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे वो रिलेशन के अंदर आएंगे। तो हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया, लेट रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये वो कंडीशन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट्स को ड्रॉ करेगी। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एक सबसेट बनेगा और वो सबसेट ये सेट रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये 2 + 5 7 होता है, ये 3 + 4 7 होता है। तो इसमें सिर्फ ये दो एलिमेंट आएंगे, एक हो जाएगा 2, 5 और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 3, 4। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसके अंदर वही एलिमेंट्स आ सकते हैं जो ए क्रॉस बी के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन को लिखते हैं कि जो रिलेशन है वो ए से बी में है। तो उसके जो एक्स एलिमेंट है वो ए से आएंगे, जो वाई एलिमेंट्स हैं वो बी से आएंगे और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक इतनी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ए से बी में कुल कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो दिस इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। हम अलग अलग तरह से ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बना पाएंगे उतने ही रिलेशन पॉसिबल है मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आर एग्जांपल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर एग्जांपल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकता है वो 64 हो सकता है। अब देखिए कि जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन। तो देखिए इस रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 5 बिलोंग्स टू आर। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम सेट में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक दूसरा भी तरीका है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2R5। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 2 इज रिलेटेड टू 5। ठीक है, तो ये एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर कोई एलिमेंट किसी रिलेशन को बिलोंग करता है, जैसे हमने ये बताया कि ये जो रिलेशन है इसके अंदर ये एलिमेंट है, तो अगर ये इसके अंदर एलिमेंट है
तो इसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आएगा, और ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने जो कंडीशन ली हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, उसके अकॉर्डिंग ये m प्लस n इज इक्वल टू 7 होगा। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये m और n का रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये इस तरह से दिया हुआ होता है कि भाई जैसे mn बिलोंग्स टू r है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mrn, मतलब m इज रिलेटेड टू n। तो इससे भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि m a को बिलोंग करेगा, n b को बिलोंग करेगा, और m प्लस n की वैल्यू 7 होगी। तो जब भी आपको रिलेशन के अंदर से कोई एलिमेंट मिलेगा तो उसमें ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, अगर रिलेशन ए से बी में है ना, तो ये वाला जो रिलेशन है ये ए से बी में है, तो रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो सिंबल है ये बताता है कि जो रिलेशन है वो ए से बी में है। ठीक है, तो ये तो हमने रिलेशन पढ़ लिया। अब रिलेशन की प्रॉपर्टीज है। ये जो रिलेशन है इसमें तीन प्रॉपर्टीज होती है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है, और रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है। तो अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। तो हमने ये सपोज किया कि रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन ए से ए के ऊपर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? तो जो रिलेशन है R इज रिफ्लेक्सिव इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल के लिए है। A बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको A रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें A की वैल्यू थी 1,2,3 और B था 4,5, और हमारा जो रिलेशन आया था A से B में, रिलेशन फ्रॉम A टू B was defined as R is equal to x comma y such that x belongs to A, y belongs to B, and x plus y is equal to 7। तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन में दो एलिमेंट आए थे, एक 2,5 और एक 3,4। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि A के अंदर ये जो तीन एलिमेंट है हर किसी का हर किसी से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट अगर इसके अंदर होता तो फिर हम 2,2 को चेक करते, अगर वो भी होता तो हम 3,3 को चेक करते। तो अगर ये तीनों एलिमेंट होते तब हम इसको बोलते कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर इसमें 1,1 होता तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, अगर इसमें 1,1 के साथ साथ 2,2 होता तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अगर ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर होते तब हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद से खुद के साथ रिलेशन होगा तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक, कि जो रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक कब होगा रिलेशन? R इज सिमेट्रिक if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर होंगे, जैसे इस रिलेशन के अंदर ये दो एलिमेंट्स, अगर इनका रिवर्स्ड ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ए बी को अगर रिवर्स कर देंगे तो बी ए बनेगा,
वो भी अगर उस रिलेशन के अंदर होगा तब रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल है इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे 2,5 R को बिलोंग करता है, 2,5 बिलोंग्स टू R एंड दिस इम्प्लाइज 5,2। तो आप इसको देखिए कि इसको हमने रिवर्स किया, 2,5 को 5,2 लिखा और 5,2 इसके अंदर नहीं है, तो 5,2 डज नॉट बिलोंग टू R। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक कब होता है? 2,5 के साथ साथ इसमें 5,2 भी होना चाहिए था और 3,4 के साथ इसमें 4,3 भी होना चाहिए था। तो जितने भी एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर होंगे, अगर उनके रिवर्स्ड एलिमेंट भी उस रिलेशन के अंदर होंगे तभी वो सिमेट्रिक होगा। इसमें फॉर ऑल वाली कंडीशन नहीं, ऐसा नहीं है कि जितने भी एलिमेंट इससे बन सकता है वो सारे इसके अंदर होने चाहिए, लेकिन जो भी एलिमेंट है उसका रिवर्स एलिमेंट जरूर होना चाहिए, है ना? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखें, अगर रिलेशन ट्रांजिटिव होता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ट्रांजिटिव के लिए ए का बी से रिलेशन अगर होगा और बी का सी से रिलेशन अगर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक चेन बननी चाहिए। जैसे ए बी से रिलेटेड है तो बी फिर नेक्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशंस हैं, उसके बाद अगर ए का सी से रिलेशन मिलता है, तो देखिए ए से सी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन। तो उसके बाद अगर ए का भी सी से रिलेशन होगा देन आर इज ट्रांजिटिव। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है, मतलब ए का बी से रिलेशन है लेकिन बी का किसी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, अगर ये कंडीशन अवेलेबल नहीं है तब भी हम इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। इफ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर डज नॉट होल्ड, देन ऑल्सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव फिर कब नहीं होगा? ट्रांजिटिव सिर्फ तभी नहीं होगा जब ये दो कंडीशंस अवेलेबल है और ये वाली जो रिजल्ट है ये अवेलेबल नहीं है। अगर ये दो कंडीशन नहीं है, उसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये वाली कंडीशन आपको नहीं मिल रही है, तब भी हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 का 5 से रिलेशन है लेकिन 5 का किसी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। 3 का 4 से रिलेशन है लेकिन 4 का किसी से रिलेशन नहीं है ना? तो देखिए 2,5 आर को बिलोंग करता है और ये जो 5,y है बिलोंग्स टू आर डज नॉट होल्ड। 5 का किसी से रिलेशन हमें मिल ही नहीं रहा है, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव हो जाए, है ना? ऐसे ही इसके लिए भी है 3,4, 4 का किसी से रिलेशन नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, if a relation is all reflexive, symmetric and transitive, then it is called an equivalence relation। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब उसमें तीनों प्रॉपर्टीज होती है। वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अच्छा देखो, ये इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो फिर हम इसको ट्रांजिटिव क्यों बोलते हैं। तो ये देखो, ये कंडीशन है और ये उसका रिजल्ट
है ना। तो इम्प्लाइज दैट से पहले जो कुछ लिखा हुआ होता है वो कंडीशन होती है, और इम्प्लाइज दैट के बाद जो होता है वो उसका रिजल्ट होता है। इसमें ये जो आर है, रिलेशन है, ये एक मशीन की तरह है जिसमें आप इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा है जैसे सपोज करो जूस निकालने की मशीन है, आप उसमें फल डालोगे तो उसका जूस मिलेगा। अब देखिए आपने फल डाला नहीं उसके अंदर, और आप जूस को देख रहे हो कि जूस नहीं निकला है, तो मशीन को थोड़ी ना हम खराब बोल सकते हैं। तो मशीन के लिए मतलब इस रिजल्ट आने के लिए ये जरूरी है कि उसको इनपुट दिया जाए। जब आप प्रॉपर इनपुट नहीं दोगे तो उसके आउटपुट के बारे में अगर नहीं मिल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि मशीन खराब है, यानी कि आर ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो जब तक इसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेंगी तब तक हम रिजल्ट को ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मशीन खराब है, मतलब रिलेशन से ये रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। तो इनपुट की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए मशीन की कोई गलती नहीं है, मतलब आर के ट्रांजिटिव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे ही उसको ये कंडीशन मिलेगी तो ये रिजल्ट आपको दे देगा, है ना। कंडीशन होने के बाद अगर ये रिजल्ट नहीं देता है तब हम उसको बोलेंगे कि आर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, आर एक रिलेशन है जो इंटीजर्स से इंटीजर्स में है, और इसकी डेफिनेशन दी हुई है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट मॉड्यूलस एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल है, और इसको प्रूव करना है। प्रूव आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें इसके हर एक एलिमेंट को देखना होगा कि इसका हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो हमने इसमें एक एलिमेंट सपोज कर लिया ए, जो कि इसके सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चेक करेंगे कि ए का ए से रिलेशन है या नहीं, यानी कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है या नहीं। अगर x y r को बिलोंग करता है तो ये उसकी डेफिनेशन है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर a r को बिलोंग करेगा तो x भी a हो जाएगा और y भी a हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों प्लेस पे a आ जाएगा। तो मॉडुलस a माइनस a इज डिविजिबल बाय 4, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। तो a माइनस a 0 होता है, तो 0 इज डिविजिबल बाय 4 एंड दिस इज ट्रू। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी इंटीजर, तो 0 इससे डिविजिबल है, ट्रू हो गया। तो therefore a comma a belongs to R for all a belongs to Z। तो इसके सारे एलिमेंट्स में ये रिलेशन हमें मिल रहा है, a कॉमा a R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में हमें दो एलिमेंट्स लेने होते हैं जिसमें एक का दूसरे के साथ रिलेशन होता है। तो जैसे रिफ्लेक्सिव में तो एक एलिमेंट से देखते हैं कि उसका उससे रिलेशन है या नहीं। तो जिस तरह से हमें रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेना होता है ए सेट के अंदर से, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, उसी तरह से सिमेट्रिक के अंदर हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं। तो हमने एक एलिमेंट ए ले लिया, एक दूसरा एलिमेंट बी ले लिया, और फिर उसमें कंडीशन लगाई कि ए का बी से रिलेशन है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन हमने लगाई। अगर हम इससे ये प्रूव कर पाते हैं कि बी ए भी आर को बिलोंग करता है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि मॉडुलस a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, हमें इसका ऑर्डर रिवर्स करना है, ए बी की जगह बी ए लेके आना है, तो बी और ए का ऑर्डर रिवर्स कर दो। तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4, ये हम क्यों लिख सकते हैं?
क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो b माइनस ए के मॉडुलस के इक्वल होता है ना। इन दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है और मॉडुलस में वो माइनस का डिफरेंस भी खत्म हो जाता है। तो ये ऑर्डर रिवर्स हो गया, यानी कि b का a से रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर प्रूव हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, फिर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट अज्यूम करना होता है, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट अज्यूम करने होते हैं, और ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट अज्यूम करने होते हैं। तो हमने एक ए अज्यूम किया, एक बी और एक सी अज्यूम किया। ये तीनों ए यानी कि फर्स्ट सेट से लेने होते हैं, तो हमने इन तीनों को जेड से अज्यूम कर दिया। उसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, और हमें ये प्रूव करना है कि ए का सी से रिलेशन है। तो उसमें हमें बी को एलिमिनेट करना होता है। तो अगर ए का बी से रिलेशन है तो इसका मतलब ए माइनस बी मॉड्यूलस इज डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल वही हो सकता है जो 4 के मल्टीपल होंगे। और ऐसे ही b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, तो ये 4n आ जाएगा। तो इसमें जो m और n क्या है, इंटीजर्स है, वेयर m n आर इंटीजर्स। ठीक है, तो जब हम मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m हो जाएगा, और जो b माइनस सी है दैट विल बी प्लस माइनस 4n। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो b एलिमिनेट हो जाएगा, और a c के साथ तो प्लस माइनस 4m, और ये प्लस माइनस 4m, ये b कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 4, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो ये प्लस माइनस m प्लस माइनस n हो। अब इसमें मॉडुलस लगाइए, तो ये a माइनस सी मॉडुलस इज इक्वल टू 4 मॉडुलस प्लस माइनस m प्लस माइनस n। तो ये आ जाएगा मॉडुलस a माइनस सी इज इक्वल टू, और ये जो प्लस माइनस m प्लस n है ये क्या आएगा, p आ जाएगा। अगर आप दो इंटीजर्स को प्लस या माइनस करते हो तो एक नया इंटीजर आ जाएगा, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देयरफॉर मॉडुलस a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब दिस विल बी डिविजिबल बाय 4। तो ये अगर 4 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब a कॉमा सी r को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर a भी r को बिलोंग करता है, b सी r को बिलोंग करता है, तो a सी भी r को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया, तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। as relation is all reflexive, symmetric and transitive, तो जो रिलेशन है उसमें तीनों प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो therefore R is an equivalence relation। तो जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो फॉर्मेट ऐसा ही बस ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट अज्यूम करना है, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट अज्यूम करना है, और ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट। किसमें से, इस वाले सेट के अंदर से अज्यूम करेंगे। आगे देखिए बेटा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट, फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट आपको प्रूव करना हो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है,
प्रूव करना हो कि सिमेट्रिक नहीं है, प्रूव करना हो कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो ओनली एन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से आप नेगेटिव स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, तो वो एक एग्जाम्पल से आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आपको फिर एक जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। इस चीज को समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए कि एक रिलेशन दिया हुआ है, आर जो है वो इंटीजर्स से इंटीजर्स में है, और इसकी डेफिनेशन दी हुई है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी such that a belongs to integers, b belongs to integers, and a is less than or equal to b cube। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि प्रूफ r is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट्स प्रूव करने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कोई ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है जिसका खुद से ये रिलेशन ना बने। तो हमने ये सपोज किया कि a की वैल्यू को हमने ले लिया -2, है ना, ये एक इंटीजर है। अब हम इसमें a का a से रिलेशन चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल इस तरह से आपको लेना है कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे। तो अगर हम -2 का -2 से रिलेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 यानी कि a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब यानी कि -2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा -2 इज लेस देन और इक्वल टू -8। ये फॉल्स है। -2 ना तो -8 से छोटा होता है ना उसके इक्वल होता है। तो therefore -2 -2 does not belong to R। तो therefore R is not reflexive। तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि भाई -2 से -2 का रिलेशन नहीं। तो अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिलता है जो ये प्रूव कर दे कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसी से हम बोल देंगे कि भाई R रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें इस तरह का एग्जांपल लेना पड़ेगा कि A का B से रिलेशन हो लेकिन B का A से रिलेशन ना हो। इसका एग्जांपल देखिए, ये हमने सपोज किया कि लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 10, है ना, ये दोनों z को बिलोंग करते हैं। अब जो a का b से रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 का 10 से रिलेशन होगा। अगर 2 का 10 से रिलेशन होगा तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 क्यूब होगा, एंड दिस इज ट्रू। अब b कॉमा a को वेरीफाई करते हैं कि b कॉमा a r को बिलोंग करता है या नहीं। तो देखिए 10 कॉमा 2 r को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब होगा कि 10 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। ये फॉल्स हो गया, है ना। 10 तो 8 से छोटा नहीं होगा ना उसके इक्वल होगा, 10 8 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 10,2 r को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 2,10 r को बिलोंग कर रहा है लेकिन 10,2 r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। तो r सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर ट्रांजिटिव के लिए आपको इस तरह से एग्जांपल ढूंढना है कि a का b से रिलेशन हो, फिर b का c से रिलेशन हो, लेकिन a का c से रिलेशन ना हो। तो इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि a का c से रिलेशन ना हो। जो आप इसको क्यूब करोगे तो 10 2 क्यूब से छोटा नहीं होगा, ना उसके इक्वल होगा। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको कि a का b से रिलेशन होना चाहिए, b का c से रिलेशन होना चाहिए, लेकिन a का c से रिलेशन नहीं होना चाहिए।
तो इसका मतलब है 10 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब। 3 क्यूब 27 होता है, तो ये ट्रू है। और ये हो जाएगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। 3 8 से छोटा होता है, ये भी ट्रू है। नाउ अब ए का सी से रिलेशन देख, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो गया 10 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा 10 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। ये जो रिलेशन है ये फॉल्स, तो देयरफॉर 10 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो आर फिर ट्रांजिटिव नहीं हो। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा या ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो आपको अब होमवर्क में करना है एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जांपल्स। ठीक है, इसके डाउट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास तक आपको ये सारा करके रखना है। सर हाँ बेटा। सर आप अब स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स करवा रहे हो? नहीं, ये तो छूटा हुआ था ना, ये अभी पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा ओके सर। ओके थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।